आइए बच्चों, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे जो आप जानते हैं लाइट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। और इस लाइट चैप्टर में हमने इसके पहले आपको पढ़ाया था परावर्तन, रिफ्लेक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन में मैंने बहुत सारी चीजें बताई थी। रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये ना, प्लेन पे यानी कि समतल दर्पण पे कब होगा, गोली दर्पण पे कब होगा, है ना, यानी कि उत्तल में कब होगा, अवतल में कब होगा, प्रतिबिंब कैसे बनता है, आभासी प्रतिबिंब कैसे बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब को बनने के लिए कम से कम कितनी किरणों की आवश्यकता होती है, यही ना, कम से कम कितने की होती है, 2 की होती है। अधिक से अधिक चाहे आप जितना ले लें, जितना कम किरण उतना आभासी, जितना अधिक किरणें उतना क्लियर यानी कि सुस्पष्ट प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। उन चीजों के बारे में मैंने खूब डिस्कस कर लिया। इसके बाद मैंने एक फार्मूला भी डेरिवेट किया था। उस फार्मूले का नाम था, मैंने बताया था कि यू वी तथा एफ में संबंध, बढ़िया से डेरिवेशन कराया था। फिर भी अगर आपको डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक बार उसको और क्या करूंगा, दोहरा दूंगा, एक बार और वीडियो डाल देंगे, है ना, अपलोड कर देंगे। लेकिन आज की जो टॉपिक हमारी है उसी चैप्टर से है, क्योंकि उस चैप्टर में 2 हिस्से हैं। प्रकाश में पहले में ही 2 हैं, एक होता है परावर्तन था, दूसरा है अपवर्तन है। तो परावर्तन के बारे में हमने पूरा सीख लिया है, अपवर्तन के बारे में हमको सीखना है। तो अब देखिए अपवर्तन होता क्या है, ठीक है, कि जब प्रकाश की किरणें, ठीक है, पहले मैं यहां से वीडियो एक इमेज है, थोड़ा सा जान जाइए, ठीक है। पहले आप इसको देखिए, ठीक है। यहां से इस इमेज को देखिए। यहां से आपको देखने के बाद महसूस होगा कि 2 चीजें हैं। एक प्रतिबिंब यहां है, ये, ठीक है। इसका थोड़ा पेन का कलर चेंज कर दें, ठीक है। एक इमेज क्या है, ये है, फर्स्ट है, और एक इमेज यहाँ क्या है, सेकंड है। 2 फिगर मैंने आपको दिखाया इसमें, ठीक है। दोनों में अगर आप देखेंगे तो एक चीज आपको महसूस होगी, ध्यान से देखिए। ये कोई चीज है, पदार्थ है, इस तरह से ये है, ठीक। ये क्या है, अभिलंब है। क्या है, अभिलंब है। क्यों अभिलंब है, क्योंकि सतह से जो 90 अंश का कोण बनाता है उसे कहते हैं अभिलंब। तो ये सतह हो गई। यहां से जो एंगल बनेगा यहां से यहां तक, वो क्या बनेगा, ये वाला एंगल कितने का बन रहा है, 90 का। और जब 90 का बनेगा इसलिए क्या, अभिलंब है, ठीक है। इससे हमारा कोई बहुत ज्यादा मतलब है नहीं, ठीक है। अब सोचो कि एक प्रकाश की ये कौन सी किरण है, आपतित, आपतित किरण जा रही है। हो सकता है इधर पालिश रहा हो, यही ना, क्या रहा हो, पालिश। पालिश होने के बाद प्रकाश की किरण गई और उस दूसरे माध्यम में, इसको माध्यम क्या कर दीजिए, माध्यम 2, इसको कहेंगे माध्यम 1, ठीक है। ये पेन क्यों रंगीन चल रही, ये चीजें मुझे नहीं समझ में आ रही हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, इस क्या ही करना है। अब सोचो कि एक माध्यम से प्रकाश की किरण गई, उसी माध्यम में क्या कर गई, वापस आ गई। और अब वापस आने वाली प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित। परावर्तित होके वापस आ गई। ये प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में प्रवेश की नहीं की। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग कहेंगे परावर्तन, ठीक है। बात को समझिएगा, क्या कहेंगे, परावर्तन। यहां दूसरा देखेंगे, दूसरी इमेज क्या कह रही कि एक माध्यम क्या है, ये हवा वाला माध्यम फर्स्ट, ये जो वस्तु है इसको कहेंगे माध्यम सेकेंड, दूसरा माध्यम है। जब अब प्रकाश की किरणें जा रही हैं तो इसमें पालिश नहीं है। ये क्या कर रही, जाने के बाद यहां से एंगल बना रही, कौन सा कोण, इंसिडेंट एंगल, जिसको कहते हैं आपतन कोण। इसमें जाने के बाद ये तुरंत उसी में निकल जा रहे हैं, सीधे प्रकाश में प्रवेश करके, सॉरी प्रकाश में कह रहे हैं, पदार्थ में क्या कर गई, प्रवेश कर गई। और जब प्रकाश की किरणें पदार्थ में प्रवेश कर ही जाती हैं तो उसे क्या कहते हैं, अपवर्तन। बढ़िया सा डिफरेंट।
जब एक में से जाए दूसरे में प्रवेश ना करे, वहीं से वहीं वापस आ जाए, परावर्तन। और जब उसमें घुस जाए तो उसे अपवर्तन कहते हैं। सीधा सा अंतर है, ठीक है। अब जैसे होता क्या है, आप देखिएगा, यहीं से देखें, ठीक है। अब होता क्या है, और भी चीजें हैं। पहले तो इसकी डिफिनेशन पढ़ लीजिए खूब बढ़िया से। आपको मैं डिफिनेशन दिखा दूं परावर्तन की। प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। कह रहा प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, यहां से जब प्रकाश का अपवर्तन हुआ, क्रिया है, वह घटना है, यही ना। कौन सी घटना है, जिसमें प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। अब जान जाओ, प्रवेश करना जरूरी है, ठीक है। प्रवेश करते समय अपने पथ से विचलित हो जाती है। विचलित होना वो तो होगा ही, ठीक है। कितना होगा, कम होगा कि ज्यादा होगा, वो बात की बात है, लेकिन प्रवेश कर जाए, समझ जाओ अपवर्तन है। अब इसको बढ़िया से समझते हैं कि विचलित होने का मतलब क्या होता है। अपने मार्ग से भटक जाना, जैसे आप लोग भटक जाते हो, यही ना। अपने मार्ग से भटक जाना ही क्या कहलाता, विचलन कहलाता। अब देखेंगे एक क्वेश्चन पूछता, विचलन कोण क्या होता है, समझो। यहां से यार पेन एक ही कलर की होती तो ठीक होता, एक पेन का कलर बदल जा रहा है, ठीक है। चलिए रेड से लिखते हैं, ये लेकिन बढ़िया नहीं है। चलिए चलिए, अब देखिए हो सकता है एक कलर की पेन चले। अब तो समझो बात को, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, या इसको इस छोटा बनाइए, इससे बढ़िया दिखेगा। ये वस्तु है, कोई भी वस्तु ले ली, मान लीजिए ग्लास है, इसको कहेंगे कांच। कांच ले लिया हमने। इसमें क्या करते हैं, एक प्रकाश की किरण ऐसे तिरछी पड़ रही है, ठीक। मैं आपको बताया था कि जहां पे प्रकाश की किरणें गिरती हैं, टच होती हैं, वहीं पे हम एक बिंदु बनाते हैं, एक लाइन बनाते हैं, जिसको कहते हैं अभिलंब। हम तुरंत बना देंगे यहीं पे अभिलंब, यन बना दिए। अच्छा, जहां टच होगी वहीं बनाएंगे। ये किरण, ये वाला जो कोण होगा, इसका नाम होगा आई। अच्छा ध्यान से देखना, इसमें न्यूमेरिकल बनेंगे। इस किरण को ऐसे जाना चाहिए था, जा नहीं रही, जाना चाहिए था, ठीक। अभी पिछली वीडियो मैंने बताया था, फर्स्ट वाले लेक्चर में, कि जब प्रकाश की किरणों की, जब, अब सोचो कि यहाँ खूब खुले में प्रकाश की किरणें जा रही थी, पास कर रही थी तेजी के साथ। ऐसे इसमें क्या हुआ कि जैसे ही इस माध्यम में पहुंची, सघन माध्यम हो गया, इसमें इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जैसे ही स्पीड इसकी कम हो जाएगी, ये जो लाइन है किधर की निकल जाएगी, सेंटर की तरफ। कहोगे हमको एक उदाहरण बताइए। देखो होता क्या है, आप एक पत्थर लो छोटा सा, ठीक, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा, उसमें धागा बांधो, उसको घुमाओ। जब घुमाओगे आप, तो देखो कि जब हमारी स्पीड जब अधिक होती है, तो हमारा बाहर की तरफ बल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। सोचो ये है, जब हमारा इसमें बाहर की तरफ जो बल लग रहा है, जिसको कहते हैं अभिकेंद्रीय बल, सॉरी अपकेंद्रीय बल, बढ़ जाता, तो वो धागा से, हाथ से जो धागा है वो क्या हो जाता है, टाइट हो जाता है, पत्थर खींच ले जाता है, क्योंकि बाहर वाला बल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक। जब हमारी स्पीड कम होती है, तो जो पत्थर होता है हाथ में आके लपटा जाता है धागे के साथ। क्यों लपटा जाता है, क्योंकि जैसे हमारी स्पीड कम होती है, हमारा कौन सा बल बढ़ जाता है, केंद्र की तरफ वाला। स्पीड कम होना,
यानी कि केंद्र की तरफ लगने वाला बल क्या हो जाता, बढ़ जाता। अब समझो बात को कि अच्छा यहां इसका केंद्र कौन है, यहां इसका केंद्र कौन है, अभिलंब मान लो। ठीक, जब स्पीड खुले में जा रहा, एक प्रकाश खुले में जा रहा था जिसकी स्पीड खूब बहुत ज्यादा थी, वो किस स्पीड कहां जा रहा था, इसमें गया, कौन सा कोण बनाया, आई। जैसे ही ग्लास में पड़ा होगा सघन माध्यम में, यानी कि सघन उसे कहते हैं जिसमें कण क्या है, पास पास है। अब सोचो कि जब एकदम खाली रोड रहता तो खूब स्पीड से चलते हो, जैसे ही भीड़ भाड़ वाला रास्ता आपकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जैसे ही स्पीड कम हो जाती है तो लोग बीच से चलना थोड़ी पसंद करते, किनारे से चलना पसंद करते, यानी कि वो सेंटर की तरफ क्या करते हैं, आ जाते हैं। अब ये प्रकाश की किरण थोड़ी सी किधर झुक गई, केंद्र की तरफ। केंद्र कौन है इसमें, अभिलंब। और हमेशा कोण कहां से नापा जाता है, कोण कहां से नापा जाता है, केंद्र से, यानी कि अभिलंब से। तो ये कोण कितने का बना, आर, यानी कि अच्छा उसमें क्या था, आर का मतलब था रिफ्लेक्टिव एंगल यानी कि परावर्तन कोण। इसमें आर का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव यानी कि अपवर्तन कोण। ठीक है, यहां मैं लिख दूं, थोड़ा सा अंतर समझ लेना। ये है रिफ्लेक्टिव, ये किसके लिए था, परावर्तन के लिए था। और यहीं पे आज हम जो पढ़ रहे हैं वो है रिफ्रैक्टिव। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको पढ़ने में दिक्कत होगी, ये है रिफ्रैक्टिव, ई बन गया था, क्योंकि ये बहुत स्मूथ चलता है तो हो जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं ना रिफ्रैक्टिव। रिफ्रैक्टिव का मतलब है कि क्या है, परावर्तन, यही ना। आज हम लोग जो पढ़ेंगे परावर्तन कोण, उसको लिखा गया है इससे। ध्यान से जब आप देखोगे ना तो जितना ये आई है, ये आई, ठीक, उतना ये दोनों मिला के होता। लेकिन प्रकाश की किरण किधर खसक गई है, केंद्र यानी अभिलंब की तरफ। तो अभिलंब से जो ये रे बना रही ना, ये वाली रे, ये वाली, ये प्रकाश की किरण जान गई, यहां से निकल गई, तो इसे क्या कहेंगे, कौन सी किरण होगी ये, अपवर्तित किरण। मैं यहां लिख दूं, ठीक है, ये वाली हो जाएगी अपवर्तित। ठीक, और अपवर्तित कौन सा कोण बनाती है, अपवर्तन कोण। अब जो ये जो छोटा सा कोण बच गया, इसको हम लोग डेल्टा थीटा से कहेंगे, ये ना, या इसको एक और नाम है, इसको थोड़ा सा डेल्टा थीटा की चिन्ह को बदलिए, डेल्टा थीटा, जिसको कहते हैं विचलन कोण। क्या कहेंगे, विचलन कोण। बात को समझिएगा। और ये जितना आपतन अकेले होगा, क्योंकि आप मैथ में पढ़े होंगे कि ये वाला कोण, ये वाला कोण दोनों मिला के बराबर है, यही ना। तो अब देखिए जब दोनों मिला के बराबर है तो होगा कि आपको, ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये जितना आई होगा उतना इधर कौन होगा, आर प्लस डेल्टा थीटा मिला के होगा, आर प्लस डेल्टा थीटा मिला के होगा। बात समझ आ गई, क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती थे, इधर वाले कोण आई और इधर वाले कोण क्या है, आर, यही ना, चाहे जो भी मान लीजिए थीटा, टोटल थीटा क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन ये दो हिस्सों में बट गया, तो इधर आर बन गया, इधर डेल्टा थीटा बन गया, तो ये दोनों मिला के जितना होगा वो इतना अकेले ही होगा, यही ना। अच्छा, बात समझ में आई, कोई डाउट है, चलिएगा, चीजें समझ में आ गई। अब कहेंगे विचलन कोण क्या होता है, यही ना। तो सोचो कि एक आदमी जो है जिसको सीधे जाना चाहिए था, जैसे एक आदमी है यहां था, इसको यहां से निकलते सीधे जाना चाहिए था 180 अंश पे, यही ना,
वो क्या किया, थोड़ा सा मुड़ गया। कितना मुड़ गया, 30 अंश अपने मेन रास्ते से। जहां उसको जाना चाहिए था वो अपने से क्या हो गया, 30 अंश मुड़ गया। अब यहां चलने लगा इस रास्ते पे। मान लो कि मैन किस रास्ते पे, इस रास्ते पे होना चाहिए था, इस पे, यानी कि जिस पे है और जिस पे होना चाहिए, उन दोनों कोणों के जो बीच का अंतर होता है उसी को कहते हैं विचलित होना, यानी कि विचलन कोण। बस में आ गई। तो विचलन कोण बहुत सीधी सी और बहुत छोटी टॉपिक है कि जितने का कोण बना के जितने अंश कोण पे वो मुड़ जाता है, जहां होना चाहिए वहां से अलग हो जाता है, उसी को कहते हैं क्या, विचलन कोण। ठीक है, एक सीधा सा सवाल है, ठीक है, इन चीजों को मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, इसको आप नोट कर लिए हो तो ठीक है। अब समझिए, एक प्रकाश किरण छोटा सा क्वेश्चन, एक प्रकाश किरण का आपतन कोण, आपतन कोण कितने का है, 60 है। अपवर्तन कितने का मान लो, 50 अंश। तो विचलन कोण कितने का होगा, विचलन कोण जो दोनों के बीच का अंतर होता है, यही ना, जो दोनों के बीच का अंतर होगा वही क्या होगा, विचलन कोण होगा। तो दोनों के बीच का अंतर कितने का है, 10 का है, हो गया विचलन कोण, सीधी सी बात है। अपवर्तन आपतन कोण के जो बीच का डिफरेंट होता है ना, अंतर होता है, वही क्या होता है, विचलन कोण होता है। फार्मूले पे लगाओ, अभी हमने बताया था कि I इज इक्वल टू होता है R प्लस डेल्टा थीटा। ये क्या है, विचलन कोण है। I की जगह रखिए 60, R की जगह रखिए 50, डेल्टा थीटा। ये देखिए जिसको निकालना उसको एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ। तो 60 माइनस इधर से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा थीटा, यही ना। अब 60 में से अगर 50 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 बराबर डेल्टा थीटा। यानी कि विचलन कोण कितने का आ गया, 10 डिग्री। बात समझ आ गई, कोई डाउट है, कुछ नहीं है, बात समझ आ गई। अब कहेंगे ये तो हमने समझ लिया, ठीक है। अब अपवर्तनांक होता क्या है, ठीक है, बात को समझिए। अपवर्तनांक वो है ना कि जैसे कोई प्रकाश की किरण सीधे जा रही थी, इसको मैं मिटा दूं, ठीक है। अपवर्तनांक क्या है, अपवर्तनांक, यही ना, दो शब्द से बना, अपवर्तन प्लस अंक, यही ना, कि कोई पदार्थ प्रकाश की किरण को कितना मोड़ देगा, यानी कि कितनी स्पीड कम कर देगा, जितना स्पीड कम होगी उतना मुड़ेगा। तो कोई प्रकाश की किरण, सोचो ये मान लो कि रेखा जा रही है, तो कह रहा है कि अगर ये कोई किसी पदार्थ में प्रवेश करती है, ये ना, तो अपवर्तनांक इस पदार्थ की कैपेसिटी को, इसको कितना ज्यादा से ज्यादा मोड़ देगा। अगर बहुत ज्यादा मोड़ दिया, बात समझिए, यही ना, तो क्या हो जाएगा, उसका उतना ही अपवर्तनांक होगा, ठीक। यानी कि जो जितना ज्यादा मोड़ेगा उसका अपवर्तनांक उतना ही अधिक होगा। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया था, वो भी आपको बता दूं कि जब प्रकाश की किरण एक ही माध्यम में दोबारा वापस आती हैं तो किरणें क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है, उनके बीच में कोई विचलन नहीं होता है। कहेंगे क्यों, थोड़ा सा इस चीज को समझ जाइए, क्योंकि लोग इसको नहीं बताते, तो मैं सोचा इसको मैं ही बता दूं आप लोगों को। फिर इस फिगर को आपको समझा रहा हूं। मान लो प्रकाश की किरण ऐसे आई, ऐसे जाना चाहिए था, जा नहीं रही है, जाना चाहिए था। हमने क्या किया, जबरदस्ती यहीं पे अभिलंब खींच दिया। अभिलंब मतलब केंद्र, यन, ठीक। अब ये प्रकाश की किरण इधर से जाना चाहिए था, इधर से क्या है, थोड़ा सा केंद्र की तरफ क्या हो गई,
झुक गई, यही ना। अब सोचो कि ये हवा है, ठीक, फिर आपको मिला क्या, कांच, फिर आपको मिल गई हवा दोबारा से। और जब हवा फिर दोबारा से मिल गई तो वो भी कीड़े कैसी हो जाएंगे, फिर उसी का कोण बनेगा। तो फिर यहां जो जो रेखा जा रही थी ना, ये वाली, ये, अब ये प्रकाश की किरण इसके जो है ये ऐसे होती, ये प्रकाश की किरण फिर इसी के समांतर निकल जाएगी। यानी कि जो हवा में जो किरण थी पहले और ये किरण दोनों क्या होंगी, समांतर हो जाएंगी। अब कहेंगे समांतर हो जाएंगे तो इनके बीच का कोण कितने का होगा। अगर ये कोण 60 है मान लीजिए, तो अगर हम यहां दोबारा, मैंने कहा जहां से टच होंगी वहीं पे फिर अभिलंब खींचेंगे, तो ये जो कोण बनेगा ना, ये भी कितने का बनेगा, 60 का बनेगा। तो आपतन कोण और फिर हवा में जब प्रकाश की किरण प्रवेश की है तब कोण कितने का बनेगा, तब भी 60 का बनेगा। ठीक, बीच में फिर पदार्थ रख देंगे, फिर हवा में आएगी, यही ना, फिर उतने का कोण बनाएगी। यानी कि जब प्रकाश की किरण कितनी बार भी अपवर्तित हो, लेकिन जब सेम माध्यम पाती है ना, सेम, तो उसका जो कोण बनता है वो भी क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। ये बहुत बढ़िया चीज है, आप इसको नोट करिएगा, ठीक है। अगर ये हवा है, फिर हवा में कितने का कोण बनेगा, 60 का, जो भी आप मान लीजिए, ठीक है। जब सेम माध्यम मिलेंगे, समान माध्यम मिलेंगे तो उसके जो कोण होंगे वो भी क्या होंगे, समान होंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं है। आइए चलिए, अब अपवर्तनांक के बारे में स्नेल ने कुछ कहा था, और स्नेल ने कुछ कहा था, तो उसके लिए हम फिगर थोड़ा सा दूसरा बनाएंगे अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। उसने कहा, अब फिगर बनाएंगे थोड़ा सा दूसरा, क्योंकि इसमें कई चीज आपको बतानी है। मान लो कि ये पदार्थ है, ठीक, ये ऐसे है, अभिलंब है, ये कोई प्रकाश की किरण है यहां से, इसको जाना चाहिए था, ये थोड़ा सा विलंब की तरफ झुक गई, तो ये क्या बना है, आई या I1 मान लीजिए, तो ये क्या बनेगा, R1 मान लीजिए, यही ना। अब सोचो कि क्या हम I1 को बढ़ा दें, अच्छा कोण कहां से नापा जाता, अभिलंब से। जब अभिलंब से नापेंगे तो कोण अगर हम इसको यहां से बढ़ा देते हैं तो इसको इधर जाना चाहिए था, जाना चाहिए था, इधर हो गया। अब सोचो कि यहां I2 को बढ़ाए हैं तो R2 बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। पहले छोटा सा लिए थे, था छोटा R1 था, I2 बढ़ा दिए तो क्या हो गया, R2 भी बढ़ गया, यही ना। तो स्नेल ने कहा था, यही ना, स्नेल ने कहा था कि अगर हम साइन I को बढ़ाएंगे तो साइन R अपने आप बढ़ जाएगा। बात समझ आ गई, साइन I को बढ़ाओगे इस वाले चीज को तो ये वाला अपने आप बढ़ जाएगा। स्नेल की बात बता रहा हूं मैं, अपनी बात नहीं बता रहा हूं, ये ना। इसको कहेंगे तब साइन I और बराबर इसमें कोई ना कोई नियतांक रखेंगे, तो कौन सा नियतांक रख दें, n, और हो जाएगा साइन R, यही ना। जिस चीज को निकालना उसको एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ, n को इधर रहने दीजिए, इस I को इधर, R को इधर कर दीजिए, तो साइन I बटा साइन R बराबर क्या हो गए, n। बस सीधी सी बात है, अपवर्तनांक हो गया। छोटा सा सवाल है, या तो आप इसको कहें तो थोड़ा सा, अगर आपको लगता है इसे लिख देंगे तो अच्छा लगेगा, तो साइन I और बटा साइन R। अब दिखा, अच्छा लगा, आपके अच्छे लगने के लिए ऐसे कर दिए, बात समझ आ गई। अच्छा, उन्होंने कहा कि ठीक है, अच्छा I कहाँ है, हवा में है, R कहाँ पे है, कांच में है, यही ना। I कहाँ है, हवा में है, और R कहाँ है, कांच में है।
तो जो हवा में जो प्रतिबिंब बनता है ना हम लोगों को, वो अस्पष्ट होता है, अस्पष्ट, जिसको हम इजीली और आसानी से या खूब बढ़िया से देख सकते हैं। जो इसमें क्या नाम है, ग्लास में, पानी में जो प्रतिबिंब बनता है ना, वो आभासी बनता है, क्योंकि जो चीजें जहां दिखती वहां होती नहीं है। बात को समझिएगा। कभी कभी आप देखोगे पानी में सिक्का गिर गया, कॉइन गिर गया, ऊपर उठ के दिखेगा, लेकिन होता कहाँ है, नीचे होता है। तो उसकी वास्तविक गहराई कुछ और होती है, लेकिन ऊपर उठ के दिखता, आभासी में हो गया, यही ना। तो ये चीजें, इस पे हम फार्मूला एक और बना दें, ठीक है। अच्छा, उसी तरह इसको मैं और आगे बढ़ा दूं, इसी को बढ़ा दीजिए, तो n बराबर हो जाएगा, ठीक है। आई कहाँ है, हवा में, तो कहेंगे हवा में लंबाई और बटा पदार्थ में लंबाई, बस में आ गई। हम चाहें तो इसी को और बढ़ा दे, मन कर रहा है तो n बराबर, ठीक है, हवा में लैम्डा को तरंग दैर्घ्य कहते हैं, ठीक, बटा पदार्थ में लैम्डा यानी कि तरंग दैर्घ्य कहते हैं। बात समझ में आ गई। इससे सवाल आपको मिलेंगे, स्नेल का नियम है, ठीक है। तो हर चीज के अपने अपने अपवर्तनांक होते हैं, ठीक है, सबका अलग अलग होता है, सबकी कैपेसिटी अलग अलग होती है, ठीक है। लेकिन ये जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अभी ये कंसेप्ट निर्वात का होना चाहिए, क्योंकि निर्वात में प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता, हवा में होता है, बहुत कम होता है, लेकिन इतना कम होता है कि उसको कहते नहीं होगा। बस में आ गई। लेकिन होता है, ये मत कहिएगा नहीं होता, होता है, ठीक है। ये एक निर्वात है, निर्वात माने जहां हवा भी ना हो, और एक क्या है, वात है, वात माने हवा हो। तो अपवर्तन तो होता है, लेकिन इतना कम होता है कि हम उसको मेजर ही नहीं करते, कहते जाने दो, है ना। ये चीजें समझ में आ गई। अब आप कुछ अपवर्तनांक हैं, आप चाहे तो मैं आपको दिखा दूं, नोट कर लीजिए, ठीक है। नहीं मन करे तो 2-3 है, मैं याद करा दूंगा, ठीक है, उसकी टेंशन नहीं है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा तो देख लीजिए, ठीक है। मैं अभी बताया हूं कि निर्वात में तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। हवा का जो अपवर्तनांक होता है, एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, कितना होता है, 1.0003 बताया उन्हें, बहुत कम होता है, यही थोड़ा सा आ रहा है, ठीक है। पानी का, आइस का कितना होता है, 1.31, ठीक। वाटर का कितना होता है, ये याद रख लीजिएगा, वाटर का बहुत सवाल आएंगे इस पे, कितना, 1.33, या इसको एक और नाम देते हैं 4/3, सीधी सी बात है। फिर कैरोसिन है, आप याद कर लीजिए मन करे, लेकिन ये पेपर ऊपर में बहुत ज्यादा पूछता नहीं है। फ्यूज क्वार्ट्स है, टर्पेंटाइन है, आयल है, इस सब का पूछता नहीं। बेंजीन का, हाँ बेंजीन का पूछ देता है, ठीक है। और जितना बेंजीन का होता है उतना ही ग्लास का होता है। बेंजीन का कितना, 1.5 होता है। और उसी को देखेंगे, ये क्राउन ग्लास है, ठीक है, ये थोड़ा सा इसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है, ग्लास का 1.5 ही होता है। ग्लास का जो नॉर्मल ग्लास होता है उसका 1.5 ही मान के चलते हैं लोग, लेकिन मेन अगर वो रखा जाए तो 1.52 रखना चाहिए, ठीक है। ये कनाडा प्लाज्मा है, इसको कुछ पढ़ना ही नहीं। रॉक साल्ट, इसका भी बहुत ज्यादा यूज नहीं है, ठीक है, रॉक साल्ट, ठीक है। कार्बन डाइसल्फाइड, इसका भी बहुत ज्यादा रोल नहीं है। डेंस ग्लास, डेंस माने होता है जिसका क्या होता है, थोड़ा सा गाढ़ा, यानी कि जो बहुत मजबूत होता है, ये भी नहीं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कुछ है, जैसे मैं बता दूं, वाटर का सीधी सी बात है 1.5, कहीं कहीं आपको 3/2 लिख देता है। अब ये मत कहिएगा कि नहीं ये दूसरा आ गया है ना, वही सेम चीज है। इसके बाद है ग्लास है, ग्लास का होता है, 1 मिनट मैं गलती कर दिया, थोड़ा सा यहां से मिस्टेक हो गई। वाटर का होता है 1.33, या इसको 4/3 लिखता है, इसको लिखता है 1.5, या लिख सकते हो 3/2, है ना। इसका क्या, डायमंड का जो होता है ये होता है 2.42, इनका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है।
एक क्वेश्चन इस पे कर लिया जाए, हो सकता है आपको चीजें समझ में आए। ठीक है, इसको याद रखिएगा। यदि प्रकाश की चाल की चाल, ठीक, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, तो हीरे में इसकी चाल कितनी होगी? इसकी चाल कितनी होगी? बहुत सीधा सवाल है, ठीक है। या हीरे की जगह आप चाहो तो अगर इससे और छोटा चाहते हो पहले, ओहो, यहां से और छोटा चाहते हो, थोड़ा सा इसको और छोटा क्वेश्चन पहले कर देते हैं। पहले आप कहोगे बड़ा दे दिए हैं, तो पहले लिखेंगे कांच में, कांच में इसकी चाल कितनी होगी, यही ना। अभी मैं बताया हूं कि n बराबर है ना, हवा में लंबाई बटा हवा में और पदार्थ में लंबाई, उसी तरह हवा में चाल बटा पदार्थ में चाल, ठीक है, सेम चीज है। तो कहेंगे कि n बराबर, अच्छा n का मान कितना होता है? 3/2। अच्छा, चूंकि देखो मामला क्या है, फिर से समझो इस चीज को, थोड़ा सा और डीप इसको समझा दें। ये पूछ रहा है ना, यदि प्रकाश की चाल, हवा में कितनी चाल दिया है, तो लिखेंगे हवा में या निर्वात में चाल। हवा निर्वात का मामला थोड़ा सा बहुत हल्का डिफरेंट होता है, लेकिन मान के चल सकते बराबर। तो चाल कितनी होती है, यानी कि लिखेंगे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक। अच्छा, अभी ये किस में जा रहा है? कांच में। तो कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? 3/2। हवा में चाल 3 × 10⁸ पदार्थ में चाल नहीं पता है, मान लो क्या, u मान लो, v मान लो, x मान लो, आपको डिपेंड करता है कि आप मानना क्या चाहते हो। x मान लोगे तो भी वही चीज। अब देखो होता क्या है, इसको इधर गुणा कर देंगे तो 3v, इसका इधर गुणा कर देंगे तो 2 × 3 × 10⁸, जिसको निकालना उसको एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ। तो v बराबर हो जाएगा 2 × 3 × 10⁸ बटा 3। 3 से 3 खत्म हो गया, तो कांच में इसकी चाल कितनी हो जाएगी? 2 × 10⁸। प्रकाश की चाल कम हुई, हाँ, और इसीलिए जब कम हो जाती, इसीलिए प्रकाश की जो किरणें होती है विलंब की तरफ क्या हो जाती है? मुड़ जाती हैं। एक बात। दूसरी बात, एक चीज यहीं से और नोट कर लो, ठीक, हर बार जरूरी नहीं कि क्वेश्चन में आपको प्रकाश की चाल दे ही दे। ये थोड़ी कभी कभी हमने इतना लिख दिया कि इतने मीटर पर सेकंड की चाल है, ठीक। लेकिन मैं पहला चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें आपको बताया, पहला चैप्टर मतलब अभी चल रहा है, पहले जब टॉपिक लिए थे, लेक्चर लिए थे प्रकाश के गुण, तो उसमें बता दिया था कि इतने की स्पीड से चलता ही चलता है हवा में, ठीक। तो ये बार बार जरूरी नहीं कि आपके क्वेश्चन में दे कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है निर्वात में। हवा या निर्वात में अगर बात करें तो आप कह दे इतना होना चाहिए, याद भी कर लेना, ठीक। जरूरी नहीं कि हर बार न्यूमेरिकल में दे दे, है। बात समझ आ गई? आगे देखिए, इसको मैं मिटा रहा हूं, चाल हो गई। आगे देखिएगा, खूब बढ़िया सा सवाल एक और देते हैं आपको, ये ना। अब लंबाई, पानी की बात करेंगे। यदि एक सिक्का, सिक्का मतलब समझ रहे हो ना, क्वाइन,
5 का 2 का जो भी ले लो, है ना। पानी में, ठीक, पानी में 3 मीटर नीचे दिख रहा है। र- दिख रहा है तो उसकी वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई कितनी होगी। अब यहां से समझो, पानी हो चाहे कांच हो, जब कोई पदार्थ होता है तो थोड़ा सा ऊपर दिखता है, जितना भी होगा थोड़ा सा ऊपर ही दिखेगा। अब सोचो कि अगर वो 3 मीटर है, पानी में 3 मीटर नीचे दिख रहा है, तो जो उसकी वास्तविक लंबाई होगी, ऊपर दिख रहा है तो उसकी वास्तविक लंबाई होगी 3 से नीचे वहां होगा, क्योंकि पानी में, कांच में थोड़ा सा ऊपर उठ के दिख रहा है ना। अगर 3 पे दिख रहा है तो जाहिर सी बात है जब भी होगा तो थोड़ा सा और नीचे वहां होगा। अब हम क्या कहेंगे, तो ये लिखा है ना पानी में दिख रहा है, तो इसकी जो पदार्थ में गहराई या लंबाई, ये ना पदार्थ में लंबाई गहराई एक ही बात है। गहराई कितना दे दिया है, 3 मीटर। तो कह रहा है कि वास्तविक गहराई यानी कि हवा में कितनी होगी, हवा में गहराई आपको निकालना है। इसको क्या मान लीजिए, यक्स मान लीजिए, यही ना हमारा मन। अब कह रहा है कि हम अपवर्तनांक किसका किसका लगाएंगे, है किसमें, देखिए पानी में ना, तो पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, ये पहले इसको फार्मूला लिख दें। आप कहोगे n बराबर हवा में गहराई बटा पदार्थ में गहराई। यही ना, ये पूछा है। तो n का मान 4/3, हवा में गहराई कितना दिया है, 3 मीटर, पानी में 3 मीटर दिया है ना। तो इसका मतलब हवा में निकालना, हवा में क्या मान लीजिए x, पदार्थ यानी कि पदार्थ कौन सा है, पानी, पानी में गहराई कितना दिया है 3, तिर्यक गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 3x, तिर्यक गुणा का मतलब इसका इसमें बराबर 4 या 12, इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 12/3, यानी कि वह 4 मीटर नीचे है। अगर सच में देखा जाए तो उसकी जो गहराई है वह 4 मीटर नीचे है, लेकिन दिख रहा है 3 ही मीटर, क्योंकि पदार्थ हो चाहे कांच हो, कोई भी पदार्थ हो, कांच हो पानी हो, उसमें प्रकाश यानी कि वस्तु थोड़ी सी ऊपर ही उठ के दिखती है। ये चीजें बात समझ में आ गई, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछता है कि पानी में पेंसिल चाहे सिक्का टेढ़ा क्यों दिखाई देता है, तो किसके कारण होता है, अपवर्तन के कारण। और आगे मैं बता दूंगा फिगर बना कि कैसे टेढ़ा होता है, ठीक है। इसको आप नोट कर लें, कोई दिक्कत तो नहीं ना है। तरंग दैर्घ्य की बात करेगा तो एक तरंग दैर्घ्य दे देगा, एकदम सेम फार्मूले पे आपको निकाल देना है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो ये चीजें हमने पढ़ ली, अपवर्तन, स्नेल का अपवर्तन का जो नियम है, ठीक है, वो हमने पढ़ ही लिया है, ठीक। अच्छा, अगर आप चाहते हैं, ठीक, यहां से जो कि ये सवाल तो लग ही गए हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं बताऊं आपको स्नेल का नियम स्टेटमेंट में, यही ना, तो स्टेटमेंट में उनका स्नेल का नियम होता है स्नेल का नियम। क्योंकि इस पे तो सवाल हो गए, लेकिन अब स्टेटमेंट में भी जान लीजिए क्या नियम है। किसी प्रकाश का आपतन कोण, यही ना, कौन सा कोण, आपतन कोण,
यही ना, परावर्तन, वो उल्टा हो गया, परावर्तन भूल गए, बोल दिए गलती से, मिट जाओ भाई। कोण, कामा अपवर्तन कोण के, अपवर्तन कोण के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो हमने बताया था कि साइन आई कौन, आपसन कोण किसके अनुक्रमानुपाती है, साइन आर के। तो साइन आई बराबर यन साइन आर, यन को निकाल दोगे तो यन बराबर हो जाएगा साइन आई बाई साइन आर, ये फार्मूला डेरिवेट हो गया। अब कहोगे इसका मात्रक कोई नहीं होता है, कोण का कोई मात्रक है ही नहीं, ठीक है, कोण का मात्रक नहीं होगा तो यन का भी मात्रक नहीं बनेगा, बात खत्म, ठीक है। अब कहोगे कोण का मात्रक होता है तो मात्रक जो होता है रेडियन होता है, ठीक है, या डिग्री होता है, लेकिन जब इसमें निकालेंगे तो ये इसकी डिग्री और इसकी डिग्री मिलके क्या हो जाएगी, खत्म, रेडियन ओडियन खत्म हो जाएंगे, तो यूनिट इसकी कोई बनेगी नहीं, किसकी, अपवर्तनांक की, ठीक है। कोई डाउट इसमें, आप नोट कर लें, ठीक है। अब कुछ टॉपिक्स हैं, ठीक है। अब जैसे अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, क्रांतिक कोण, ठीक है, क्रांतिक कोण स्लाइड में है नहीं फिलहाल, मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूं, ठीक है। क्रांतिक कोण क्या होता है, पहले तो इसको समझिए, क्रांतिक कोण, स्लाइड में डेफिनेशन थी, सेट नहीं हो पाई है, मैं सोचा कुछ से रहेगा तो आपको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट करके नोट कर लोगे, ठीक है, कोई बात नहीं है। क्रांतिक कोण, अच्छा इसका ये पहले अंग्रेजी में भी लिख दीजिए, इसको कहते हैं क्रिटिकल एंगल, ठीक है। अभी क्रिटिकल एंगल क्या होता है, देखो बेटा, क्रिटिकल मतलब होता है ना आखिरी, ठीक, इसके बाद अवस्था परिवर्तन हो जाएगी, चीजें चेंज हो जाएगी। जैसे लोग कहते हैं ना, अब तुम्हारा घड़ा भर गया है, ये ना, पाप का घड़ा भर गया, मतलब इसके बाद अगर ये आप लास्ट सीमा पे हो, इसके बाद आपकी अवस्था क्या हो गया, परिवर्तन हो जाएगी, तुरंत आप चेंज हो जाओगे। जैसे कहते हैं जैसे हॉस्पिटल में कोई एडमिट है, बहुत सीरियस, बहुत ज्यादा सीरियस है, तो उसकी जो लोग देख के आते हैं तो पूछते क्या हाल चाल है, कहते हैं बहुत क्रिटिकल है। अब कहोगे क्रिटिकल मतलब क्या है, यानी कि अभी तो सजीव में है, अभी इसकी स्थिति क्या है, सजीव में है, लेकिन ये सजीव के लास्ट पे है। अगर जरा सा भी आप लापरवाही किए तो इसकी स्थिति क्या हो जाएगी, तुरंत किस में बदल जाएगी, निर्जीव में। निर्जीव समझ रहे हो ना, खत्म। तो क्रिटिकल मतलब होता है, अब क्रिटिकल मतलब होता है आखिरी, आखिरी सीमा पर। और जब कोण की बात करें तो कोण भी कह रहा है ये एकदम अपवर्तन का जो है ना, ये आखिरी कोण है, आखिरी, इसके बाद अपवर्तन नहीं हो जाएगा, इसके बाद स्थिति बदल जाएगी, बात समझ जाओ। तो क्रांतिक का मतलब समझ में आया, क्रांतिक मतलब ये होता है लास्ट एंगल, ये ना, या अगर दूसरे की बात करें, अगर एंगल को हटा देते तो कहेंगे क्रिटिकल मीन्स होता है लास्ट पोजीशन, इसके बाद चीजें अपनी स्थिति को क्या करेंगी, बदल देंगी, सजीव में है तो निर्जीव में हो जाएंगी, ये ना। अब जैसे छत पे गए, छत पे एकदम किनारे खड़े हो गए, अब कह देंगे भाई तो एकदम क्रिटिकल कंडीशन पे हो, इसके बाद अगर आपने बढ़ा तुरंत क्या हो जाओगे, नीचे चले जाओगे। तो क्रिटिकल का मतलब लास्ट पॉइंट, ठीक। अच्छा पहले मैं आपको समझा लूं, फिर मैं लिखवाता हूं आपको डेफिनेशन। अब ये जो होता है ना थोड़ा सा उल्टा होता है, उल्टा का मतलब होता है ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है, और ये उल्टा कह दीजिए सघन से विरल में आता है। मान लो कि एक सघन माध्यम है, मान लो, ठीक। अच्छा ये प्रकाश की किरण है, यह तो गड़बड़ हो गया,
थोड़ा सा इसको और बढ़िया बनाना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग कहोगे कन्फ्यूजन हो गई थोड़ी सी, और मैं चाहता हूँ कन्फ्यूजन बिल्कुल भी ना हो किसी भी कंडीशन से। ये बना फिगर, ठीक है। ये मान लो कि कोई ब्लॉक है, कोई कांच का ब्लॉक है, आइस बर्फ और कुछ भी ले लो। ये प्रकाश की किरणें यहां से आ रही हैं। अब सोचो कि अगर ये, ठीक है, यहां से, तो इसको मिटा दें थोड़ा सा, नहीं तो ये नॉर्मल है। अब सोचो कि सघन माध्यम, ये क्या है, कांच, कांच माने हो जाएगा सघन माध्यम, और ये क्या है, हवा, ठीक। अच्छा, जब प्रकाश की किरण ये है यहां पे आएगी, आपतन कोण हमने क्या बना लिया, I1, तो इसमें जैसे ही हवा में आएगी तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और जैसे ही स्पीड बढ़ेगी तो अभिलंब की तरफ आएगी कि अभिलंब से दूर जाएगी, अभिलंब से दूर जाएगी। तो इसको जाना चाहिए, इसको जाना चाहिए इधर, जाना चाहिए, जाने की बात नहीं करो, जाना चाहिए, लेकिन अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर, इधर आ गई, फैल गई। हमने कहा भाई फिर भेजेंगे, थोड़ी सी और तिरछा करेंगे। हमने क्या किया, एक दूसरी किरण भेजा, इसको जाना चाहिए था इधर, जाना चाहिए था, ठीक। अब ये कहां से मुड़ गई, तो ये निकल गई सतह यहां से थोड़ी सी इधर। अब यहां किसको भेजे थे, I2 को। फिर हम थोड़ा सा और तिरछा करेंगे, इसको इधर जाना चाहिए था इधर, ये कहां से निकल जाएगी, सतह को छूती हुई, यही ना। और जब ये सतह को छूती हुई निकलेगी तो अभिलंब से कितने अंश का कोण बनाएगी, 90 अंश का, यही ना। ये तो लास्ट था ना। अगर ये था I3, अगर सोचो कि अगर हम इसके बाद अगर बढ़ाएंगे तब कहां होगा, अब कहां फैल के जाएगा, तो अब फैलेगा तो ये पदार्थ का पदार्थ में ही रह जाएगा। अब कहां किरण गई, ये मान लो कि I4 है, ठीक, या इसको, इस किरण का नाम दे देते हैं, एंगल को I4 रहने दीजिए, इस किरण का नाम क्या है, R4 है। तो परावर्तन, ये जो किरण R4 कहां रह गई, पदार्थ का पदार्थ में ही रह गई। सोचो, मैं बताया था कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन होता है, और जब प्रकाश जिस माध्यम में है और उसी माध्यम में रह जाती है तो उसे क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं, ठीक। तो ये यानी कि I3 तक तो हमारी ऐसी कंडीशन थी कि हमने प्रकाश की किरणों को भेजा तो परावर्तन हो रहा था, सॉरी, अपवर्तन हो रहा था, ठीक। लेकिन I3 क्या था, क्रिटिकल था, एकदम लास्ट था। इसके बाद अगर हमने कोण को बढ़ाया है तो क्या है, उसका उसी माध्यम में रह गई, अब क्या होने लगा, परावर्तन होने लगा। तो यानी कि क्रिटिकल एंगल वो था कि ये लास्ट था कि जब तक हमारा अपवर्तन हो रहा था, इसके बाद जैसे ही हमने कोण को बढ़ाया तुरंत क्या होने लगा, परावर्तन होने लगा। तो अब स्थिति बदल गई, अपवर्तन से किस में कन्वर्ट हो गई, परावर्तन में। तो यही कोण क्या कहलाएगा, क्रांतिक कोण कहलाएगा। बात समझ आ गई, मैं लिख दूं। अच्छा, आपतन कोण की बात हो रही है तो लिखेंगे खूब बढ़िया से, वह अधिकतम, अधिकतम समझ रहे हो, मैक्सिमम आपतन कोण, आपतन कोण, ये ना, सबसे ज्यादा आपतन कोण जिस पर प्रकाश का जिस पर प्रकाश का क्या हो रहा था, अपवर्तन हो रहा था, अपवर्तन होता है, यही ना।
उसे क्या कहते हैं, उसे क्रांतिक कोण कहते हैं, कहते हैं। इसे, किसे, क्रांतिक कोण को, इसे साइन सी से प्रदर्शित करते हैं। अब फिर पूछोगे साइन सी क्यों, साइन ए भी तो कह सकते हैं, साइन डी भी कह सकते हैं। तो साइन सी का मतलब होता है साइन, सी का मतलब होता है क्रिटिकल एंगल प्रदर्शित करते हैं। इसे क्रांतिक कोण इसलिए कहते हैं, कहते हैं क्योंकि यह अपवर्तन के लिए, अपवर्तन के लिए अधिकतम कोण है, अधिकतम कोण है। इसके बाद यानी इसे, इसके बाद क्या होने लगेगा, परावर्तन होने लगता है, होने लगता। आप इसे नोट कर ले, ठीक है। क्रांतिक कोण की खूब बढ़िया से डिफिनेशन लिख दिए। अच्छा, इसका फार्मूला भी बनेगा। अच्छा, ये अब देखो सघन माध्यम से हवा में आ रहा था, उल्टा कर देंगे, उल्टा। तो हम क्या करते हैं यहां पे, ठीक है, तो हम पहले पढ़ रहे थे कि साइन आई बराबर क्या है, एन साइन आर पढ़ रहे थे, अब उल्टा कर देंगे, ठीक। क्योंकि पहले हम विरल माध्यम से सघन में जा रहे थे, अब क्या जा रहे हैं, सघन से विरल में, तो उल्टा ये एन को इधर कर देंगे, ठीक है। या तो आप ऐसे उल्टा कर देंगे तो लिखेंगे, ये उल्टा होगा। मैं तो जब मैं इधर ही लिख देता हूं, क्योंकि थोड़ा सा इसको फिगर को छोटा कर दो। यार छोटा क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। ठीक है, मिल गई जगह है ना। इस चीज को मिटा दें, मैं यहां लिख देता हूं। देखो जब सघन से विरल में जा रहा था, हम ऐसे लिखते थे कि साइन आई इज इक्वल टू एन साइन आर, क्योंकि उल्टा हो रहा है ना, तो हम इधर उल्टा कर देंगे, ठीक है। तो एन किसके साथ हो जाएगा, तो हम इसका उल्टा फार्मूला बनाएंगे, इसको नहीं बनाएंगे, अब काट देते हैं। मैं इसलिए काट रहा हूं, इसको क्यों नहीं बनाएंगे, हम लिखेंगे साइन, यही ना, आर इज इक्वल टू हो जाएगा साइन, अरे ओहो, ये तो बोर्ड चलाने में प्रोपोर्शनल साइन आई, यही ना। अब क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं इसी को कि साइन आर इज इक्वल टू हो जाएगा एन साइन आई, और साइन आई का मान कितना दिया, क्रांतिक कोण ना, इस वाले को मानेंगे क्रांतिक कोण, इसको नहीं मानेंगे, इस वाले को आपतन कोण को मानते हैं। तो यानी आपतन कोण कौन है, तो लिखेंगे यहां से साइन आर इज इक्वल टू हो जाएगा साइन, साइन आर इज इक्वल टू हो जाएगा एन साइन सी, सी का मतलब क्रांतिक कोण। अच्छा एक और अभी मैं बताऊं कि साइन आर कब हो जाएगा, लंबवत इसको छूते हुए निकल जाएगा, जब छूते हुए निकल जाएगा तो साइन आर का मान कितना हो जाएगा, साइन 90 इज इक्वल टू हो जाएगा एन साइन सी। साइन 90 का मान कितना होता है, एक, तो लिखेंगे एक बराबर हो जाएगा एन साइन सी। तो एन बराबर हो जाएगा 1 बाई साइन सी। ये क्रांतिक कोण के लिए क्या है, फार्मूला जनरेट हो गया, ठीक।
ठीक है, बन गया, उत्पन्न हो गया, निगमन हो गया, है ना। ये क्रांतिक कोण की कहानियां थी, ठीक है। इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल मिलेंगे, टेंशन नहीं है। और अभी तो ये खत्म हो जाएगा ये पूरा, तो मैं पूरा एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन, चाहे रिटेन हो चाहे न्यूमेरिकल हो, सब लगवाऊंगा बढ़िया से, मरम्मत से। हो गया ये चीजें, चलो नोट कर लो, ठीक है। नई स्लाइड लेते हैं, इसको खत्म करते हैं, आगे देखा जाए। अब बहुत सारी चीजें हमने पढ़ लिया, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन पढ़ लिया, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ लिया, क्रांतिक कोण पढ़ लिया, अपवर्तनांक पढ़ लिए हम लोग, है ना। अब देखेंगे, ठीक है, तो ये चीजें तो हो गई, ये ना। अब गोलीय लेंस, ठीक है, ये जितनी कहानियां थी किसमें थी, समतल में। अब हम पढ़ेंगे गोलीय लेंस। अब गोलीय लेंस क्या होता है उस चीज को समझ जाइए। अब फिर पिछली लेक्चर की तरह गोलीय लेंस, अच्छा पिछली बार हमने पढ़ा था गोलीय दर्पण, अब की बार हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, गोलीय लेंस, यही ना। तो गोलीय लेंस क्या होता है, गोलीय दर्पण क्या होता है, थोड़ा सा अंतर है। जो दर्पण होता है ना, उसमें पेंट करते हैं, प्रकाश की किरण जाएगी, टकरा के वापस आ जाएगी, किसमें, दर्पण में। लेकिन लेंस में क्या होगा, लेंस में प्रकाश की किरण जाएगी, पटाख से घुस के उस पार निकल जाती है, तब क्या कहेंगे, लेंस। लेंस कुछ भी हो सकता है जिसमें पारदर्शी हो, लेंस है। बस में आ गई, पारदर्शी कोई भी चीज है लेंस है, ठीक है। लेकिन उसमें भी कई चीजें हैं, ठीक। अब इसमें भी एक, जैसे दर्पण में मिला था अभिसारी दर्पण, अब सारी दर्पण, इसमें भी मिलेगा। तो पहले हम गोली लेंस बनेगा कैसे उसको भी जानो। गोली दर्पण में हम लोग क्या किए थे, गोला ले लिए थे, काट के पेंट कर लिए थे। इसमें 2 गोला की जरूरत पड़ेगी, कितने गोले की, 2 गोले की, ठीक। अब जैसे बनता है गोली लेंस, और मैं लिख दूं थोड़ा सा, का बनना, कैसे बनता है, ठीक। तो पहले हम इठे लेंगे गोला, ये भी कांच का गोला होगा, खोखला नहीं होगा, ये भरा होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, एक और गोला लेंगे, 2 गोला हो गए। अब सोचो दोनों को सटा देंगे, सटाने का मतलब बीच में थोड़ी सी स्पेस छोड़ देंगे, और इसी में कोई पदार्थ भर दिए, है ना, जैसे कोई रेजिन भर दिए, ग्लास पिघला के भर दिए, यही ना। बहुत सारे पदार्थ आते हैं, कांच कुछ भी भर दीजिए, एपॉक्सी भर दीजिए, इसमें भर दिए। अब सोचो ये इसकी परत क्या है, फर्स्ट है, ये परत सेकेंड। अब अच्छा इस चीज को मान लेना खूब बढ़िया से, परत को ये पोल मान लो ना, इसका पोल क्या है, इधर से गिनना शुरू करते हैं हम, जिधर से शुरू करते हैं इधर से गिनना शुरू, जैसे लिखोगे तो आप इधर से लिखना शुरू करते हो, जो जिधर से लिखना शुरू करोगे उधर वाली परत को, इसको परत फर्स्ट मानेंगे, इसको परत सेकेंड, यानी पोल मान लो ना। लेकिन है नहीं, तो सोचो कि इसका इधर की तरफ घुमा है, तो कर केंद्र कहाँ होगा, इधर होगा, पहले वाले का। ये इधर की तरफ घुमा है तो इसका केंद्र कहाँ होगा, इधर होगा। तो P1 के कारण जो केंद्र बनेगा वो C1 बनेगा, P2 के कारण जो बनेगा वो क्या बनेगा, C2 बनेगा। बात में आ गई, हो गया काम। P1 और C1 के बीच में जो बनता है तो उसे क्या कहेंगे, फोकस। और P2 और C2 के बीच में बनेगा उसे क्या कहेंगे, फोकस 2। अच्छा, परत या इधर से लेके चलते हैं, ये हमेशा याद रहना, इधर वाले को 1 मत मान लेना, इधर वाले को 1 मानते हैं। अब सोचो कि ऐसे भर दिए, अब इन चीजों को हम काट के निकाल देते हैं। बताओ बन गया कि नहीं बन गया। ये कौन सा दर्पण, ये कौन सा लेंस बना है, अवतल लेंस, ठीक। अवतल लेंस बीच में क्या होता है, खाली होता है, ठीक। ओहो, अवतल लेंस, बात समझ आ गई। अगर अवतल लेंस बना ही लिए तो अब एक बात हमेशा नोट कर ले,
याद कर लो इतना बढ़िया से, कभी भूलो मत। जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो दो फोकस है। जैसे दर्पण में हमारा एक फोकस था, अब एक फोकस था तो सबको पता था कि जितने भी प्रकाश किरणें जा रहे हैं कहाँ से, फोकस से निकल जाएंगे। अब यहाँ दो फोकस हो गए, अब कहेंगे फोकस दूसरे कोने से जाएगी। तो जो पहला फोकस होता है तो प्रकाश की किरणें हमेशा उसी से जाती हैं। किससे होके जाती हैं? पहले फोकस से, याद रहे। क्योंकि परत जब इधर से जाएंगी तो परत हमको फर्स्ट मिल रही है। जो परत फर्स्ट यानी पोल्स पहले से टकराएंगी तो इसके द्वारा जो फोकस बना होगा उसी से जाएंगी। बात समझ आ गई? तो पहले से ही टकरा के जाएंगी। अब सोचो एक चीज, यहां से मिला दो। अब देखो ये कौन सा लेंस है? ये तो हमको पता है कि अवतल है, बीच में खाली है, सभी जानते हैं। ठीक, अब फिर वही बात है पुरानी वाली, जब प्रकाश की किरण अंदर से जाए तो अवतल है। देखो अंदर से जा रही कि नहीं जा रही है? अ से अंदर, अ से अवतल। ठीक, जब प्रकाश की किरण इधर गई, यहां से गई, जाना किधर से चाहिए इसको? फोकस से। फोकस कहाँ है? इधर। तो हमने तो अगर पेंट रहता पीछे से तब ना वापस आती, पेंट तो है नहीं। अगर हम इधर पेंट कर देते तो फटाक से जैसे वापस आ जाती, लेकिन पेंट नहीं तो ये इसी दिशा में फटाक से भग गई। किस दिशा में? पहले फोकस की दिशा में जाएगी, क्योंकि हमेशा जब भी किसके सीध में निकलेंगे? फोकस वन की। हम कहे नहीं यार एठी और प्रकाश की किरण बनाओ, इसको इसको कहां से होके जाना चाहिए? इसको भी फोन से इधर निकल गई। अच्छा इधर से भेज के देखते हैं, इधर से इसको कहां से जाना चाहिए? या फोन से। पेंट तो है नहीं कि टकरा के वापस आ जाएगी। अरे भाई कांच है तो ऐसा कांच से टकरा के वापस आएगी? नहीं आएगी, निकल जाएगी। किसकी दिशा में? F1 की। अब दूसरा कोई मत ले लेना। दूसरी एक और किरण बनाए हम, इसको किसकी दिशा में जाना चाहिए? F1 की। ये फट दी इसी दिशा में बहरे। अब सारी की सारी प्रकाश की किरणें क्या हो गई? बटुर रही, फैल रही हैं। पिछले लेक्चर में बताया था ना, ये प्रकाश की किरणें फैल रही, बटुर रही हैं, फैल रही हैं। और जब प्रकाश की किरणें फैलती हैं, पसर जाती हैं, पसरना, तो इसी को कहते हैं अपसारी। अपसारी, अपसारी लेंस, याद रखना। अपसारी लेंस यानी अवतल लेंस को ही अपसारी कहते हैं। बात में आ गई? अवतल प्रकाश की। अच्छा अवतल क्यों कहते हैं? ये तो बहुत सीधा नेम हो जाता है, इसलिए नाम हो जाता है ना, क्योंकि प्रकाश की किरणें बस अंदर आ रही था अवतल। चाहे दर्पण की बात हो चाहे लेंस की बात हो। लेकिन अभिसारी अपसारी की कहानी अलग है। जो फैलाएगा अपसारी। देखो पसारी, इसमें देखो जैसे अगर हम लिखते हैं ना अपसारी, क्योंकि हिंदी मुझे बहुत आइडिया नहीं होती, हिंदी मुझे बहुत नहीं आती, सीधी सी बात है, लेकिन फिर भी मैं आपको हिंदी में पढ़ा ही रहा हूं। अब देखो ये अ को हटा दो, मुझे नहीं पता इसका कितना बड़ा रोल है। ठीक, गांव में कहते हैं ना पसार दो, पैर पसार के बैठ गए, है ना, कपड़ा पसार दो, ये पसार दो, वो पसार दो। पसारने का मतलब था फैलाना, और जो चीजें फैलाती उसे कहते अपसारी। बात समझ आ गई? तो ये कौन सा लेंस है? अपसारी है। तो लेंस के दो प्रकार होते हैं, अपसारी तो हमने बना लिया। अभी अभिसारी लेंस बनाने की बात करते हैं। ठीक है, एक बार अभिसारी लेंस करते हैं। अब सोचो कि अब हम क्या करते हैं कि दो ठे गोला लेते हैं ऐसे, तो ये मान लो कि परत क्या है, और एक दूसरे को अंदर से काट देते हैं। तो जब इधर से आप जाओगे इधर से, तो पहली परत कौन मिलेगी? ये पहली। और ये कौन मिल गई? P2। तो पहली परत है तो इसका केंद्र भी कहां बनेगा? इधर केंद्र। अरे ये कहां से आ गया? तो इसका केंद्र भी कहां बनेगा? C1। इधर जिधर की तरफ मुड़ा उधर बनेगा ना, इधर तो बाहर बनने नहीं जाएगा। और P2 के कारण केंद्र कहां बनेगा? इधर C2 बनेगा। काम खत्म, ये भी दर्पण तैयार। अब कुछ चीजें मिटा देंगे, आपको समझ में आ जाएगी। ये बन गया, ये भी बन गया,
बस दर्पण तैयार। ठीक है, पी को हटा ही देते हैं, चूंकि थोड़ा सा हमको लिखना है इसके बीच में एक और शब्द, पी को मिटा देंगे ना, बस ये मान के चलो यहां से इसको मानो पी। थोड़ा सा मैं सी को और दूर कर दूं, क्योंकि सी इतना पास हो जा रहा है कि समझाना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। मान लो सी हम यहां बना देते हैं, तो ये P1 था, तो इसका C1 इधर हो जाएगा, F1 इधर हो जाएगा। अरे बहुत भारी मिस्टेक हो गया, इसी चीज को मैं उसको अवतल मान लिया था, है ना। इसका P2 के कारण C2 इधर हो जाएगा और F2 इधर हो जाएगा। इसी का उल्टा उल्टा होगा, इससे थोड़ा मैं दूर बना रहा हूं इसलिए ताकि मैं किसी चीज को आसानी से समझा सकूं। ये C1 हो जाएगा और ये F1 हो जाएगा। सेम चीज है, बस थोड़ी सी दूरी बढ़ा दी ताकि आप समझ जाएं। सब एक ही में पास पास हो जा रहा था ना, थोड़ी दिक्कत हो रही थी। अब सोचो ये क्या है, P2 है, और जितने भी प्रकाश की किरणें जाएंगे कहां से होके जाएंगी, फोकस से। किस फोकस से, मेन वाला फोकस। कौन मेन वाला है, F1 है। प्रकाश की किरण गई, यहां से गई, क्योंकि पेंड तो है ही नहीं तो पार कर ही जाएंगी, लेकिन पार करेंगी किससे, तो किससे होके जाएंगी, F1 से। तो F1 से तो डायरेक्टर निकल गई खूब बढ़िया से। ये गई, कहां से जाना चाहिए, F1 से। कोई भी किरण जाएगी सारी की सारी किससे निकल गई, F1 से। तो ये प्रकाश की किरणों को बटोर दिया कि फैला दिया, बटोर दिया ना। तो कहेंगे कौन सा हो गया, पहले वो वाला मेन वाला जो आप लोग जानते हैं वो लिख दें। ये है उत्तल। कौन सा लेंस है ये, उत्तल है। क्यों उत्तल लेंस है, ये ना, क्योंकि प्रकाश की किरण ऊपर से आ रही, ऊपर से आ रही तो उत्तल हो गया। अच्छा, और कौन सा लेंस है, अ से अभिसारी। अभिसारी क्यों बताओ, अभिसारी इसलिए क्योंकि सभी प्रकाश की किरणों को क्या कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है, बटोर रहा है। तो अब तो जान ही गए होंगे शायद आप लोग कि अभिसारी लेंस क्या होता है, अपसारी लेंस क्या होता है, और ये किसके किसके नाम है। बस में आ गई। दर्पण में जब किसी का उल्टा होता है, ठीक है, तो ये चीजें आप नोट कर लें। ठीक है, यानी कि लेंस का बनना तो मैंने आपको दोनों सिखा दिया। ठीक है, जब लेंस का बनना हमने सिखा दिया, इसमें अगर कुछ करना चाहे, नोट करना चाहे तो बना लीजिए। ये कहां से आ गया, ठीक है, सुनिएगा। अभी आप बना लें, नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं अगली थ्योरी पे चलता हूं। और वो अगली थ्योरी ये है कि गोली लेंसों में प्रतिबिंब का बनना, गोली लेंसों में प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, खूब बढ़िया से पढ़ लीजिए। गोली लेंसों में प्रतिबिंब का बनना। बात समझ आ गई, बनता कैसे प्रतिबिंब, है ना। तो किसी एक को ले लीजिए, अवतल को पहले ले ले। ठीक है, आपने माना, हमने कहा, आपने माना, या आपने कहा अवतल। तो बेटा अवतल को अभी मैंने क्या बताया था, क्या कहते हैं, अपसारी कहते हैं कि अभिसारी कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी कहते हैं। चलो ठीक है, ये देखो ये चीजें बनेगी ऐसे, ठीक। ये इसका P1 है, ये है इसका P2, पहली परत P1। ये क्या है, इसका मुख्य अक्ष है। अच्छा, ये इसका अगर P1 इधर की तरफ मुड़ा है तो इधर कहीं C1 भी होगा, इधर कहीं F1 भी होगा। इधर ये P2 इधर मुड़ा है तो इससे हमारा कोई लेना देना होता नहीं है। ठीक है, F2 से कोई मतलब नहीं है इसका। सोचो कि हम कहीं भी रख दें, किसी व्यक्ति को कहीं भी खड़ा कर दो, किसमें,
अवतल में। अब सोचो कि ये तो बड़ा बन गया आदमी, आदमी बन जाने का मतलब ही है कि हमको दर्पण और बड़ा, लेंस और बड़ा करना पड़ेगा। ठीक, एक प्रकाश की किरण सीधा जाएगी कहां पे, लेंस पे, वापस कहां से आएगी, F1 से, तो F1 से वापस इधर आना चाहिए, आएगी नहीं, पेंट रहता तब ना पीछे आती, प्रकाश की किरण पीछे थोड़ी आएगी, ये इसी सीध में खटाक से निकल जाएगा। किस सीध में बताओ, फोकस की। दूसरी प्रकाश की किरण, पिछली बार आपने दर्पण में पढ़ा था कि दूसरी कहां से जाती, केंद्र से, और इसमें कहां से जाएगी, प्रकाशिक बिंदु से। प्रकाशिक बिंदु कहां होता है, दोनों पी के बीच में, जिससे किससे दिखाते हैं, ओ से। ठीक, ओ से गया, दोनों कहां पे काट रहे हैं, ये छोटा सा छोटू सा बच्चा है, इसको काट रहा है कहां, पी और एफ के बीच में। ठीक है, इसमें जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। और कैसा लग रहा है आपको, छोटा बनेगा। और कैसा, अरे छोटो लिख दिया मैं तो, इससे बढ़िया छोटू लिख दिया होता, छोटा बनेगा। आभासी बनेगा कि वास्तविक, आभासी। कहोगे क्यों, अच्छा आभासी को एक नाम और देते हैं क्या, काल्पनिक। काल्पनिक क्यों भाई, एक लाइन देखो डॉट लाइन से बना है, इसलिए क्या बनेगा, आभासी या काल्पनिक। बस मान लेते हैं कि यार कल्पना की है ना हम लोग, क्योंकि कल्पना का मतलब प्रकाश की किरण उधर जा रही, मान लेंगे कि इसी सीध में आती, आती तो इस सीध में आती, क्योंकि हमारा इधर मिलने के कोई चांसेस थे नहीं, फैलते चले जा रहे, तो हम पीछे जबरदस्ती मिलाए हैं कल्पना करके, इसलिए। और बनेगा कहां पे, F1 एवं प्रकाशिक बिंदु, प्रकाशिक बिंदु कौन है, ओ के बीच में। बस सीधा काम खत्म। कहीं भी रखोगे इसमें, कहीं भी, खाली इसी के बीच में बनेगा, इसी के बीच में, कहीं और बनता नहीं है। बस में आ गई, कहीं भी रख दो, इसके अलावा कहीं नहीं बनेगा। ठीक है, और एक बात, ये अवतल जो लेंस है ना, हमेशा कौन सा बनाता है, आभासी बनाता है, काल्पनिक, क्योंकि इसका फोकस इधर है, प्रकाश की किरण इधर ही नहीं करेगी, सब भाग जाएंगे उधर, तो कल्पना से बनना है इसको, और क्या करेंगे दूसरा। हो गया, इसमें कोई डाउट है आप लोगों को, डाउट हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो एकदम चले आगे। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करिए, जो भी करना है करिए, मैं इसको रफ करूं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या करना है हमें, आगे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं, नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। और नेक्स्ट स्लाइड होगी, अभी तो हमने किस में बात की, अवतल में। अब कहेंगे यार ये थोड़ा सा इसमें लिखना बड़ा कठिन हो जाता है, उत्तल लेंस में, इसमें बनेगा बढ़िया बढ़िया स्थिति, बहुत बनेंगी, इसमें बहुत सारी स्थितियां बनेंगी। पहले तो थे दर्पण बढ़िया सब, नहीं इसको थोड़ा सा इधर बनाना चाहिए हमें, क्योंकि थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए। ठीक है, ये बन गई, इसे क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष, जाने दीजिए। सोचो ये क्या है, P1, ये क्या है, P2। तो P1 किधर की तरफ टेढ़ा है, किधर की तरफ झुका है, किधर की तरफ कर्व है, किधर की तरफ वक्र है, इधर की तरफ। तो इसके कारण इधर कहीं C भी बनेगा, C1, और इधर कहीं क्या बनेगा, F1 भी बनेगा। बात समझ आ गई।
इधर की कहानी हमको ज्यादा समझना नहीं होता है, लेकिन अगर आप चाहते ही हो तो हम कह देंगे F2 और यहां कह देंगे C2। ठीक है, मैं सोच रहा था कि P1 P2 को लिखने से कोई बहुत मतलब नहीं है, बस आपको समझाना था, हमने आपको समझा दिया। इसका मध्य भाग O है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशिक बिंदु कहते हैं। सोचो कि स्थिति, अब स्थिति क्या, देखो जब वस्तु कहां हो, केंद्र से पहले हो, केंद्र से पहले हो, यही ना, केंद्र ये है, यहां पे किसी को लगा दीजिए भाई, आ जाओ बच्चा, हो गया। इसको यहां से एक जाएगी ऊपर, ठीक है, तो थोड़ी सी फैल गई यार, पैरेलल नहीं हो पा रही है, पैरेलल हुई, ठीक है, हो गई। ये कहां से जाएगा, ये प्रकाश की किरण कहां से जाएगी, F1 से गई, तो जाने दो। एक प्रकाश की किरण इसके ऊपर से, कहां से, केंद्र से होते हुए, कहीं तो काटी, यहां काटी, और जहां पे मैं बताया था कि जहां पे काटती हैं वहीं पे प्रतिबिंब बनता है, यही ना, तो प्रतिबिंब बना, कैसा बना, इसका नेचर, अरे प्रकृति, किसका प्रकृति, प्रतिबिंब की, यही ना, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, आप देख के बताओ। पहला तो उल्टा है, उधर की है, ये मूड़ी नीचे कर दिया है, सर नीचे है, ठीक। दूसरी बात, वो छोटा है ये बड़ा है, ये ना, और कैसा है, वास्तविक है, हाँ, तुरंत लिखिए, पहला, इसकी प्रकृति, पहला होगा उल्टा, दूसरा होगा बड़ा, तीसरा होगा वास्तविक की आभासी, अगर वास्तविक रेखाओं द्वारा होगा तो वास्तविक होगा, आभासी रेखाओं द्वारा होगा तो आभासी होगा। तो मुझे लग रहा है कि वास्तविक है। अब कहोगे क्यों, काल्पनिक रेखाओं को हम डाट द्वारा बनाते, डाट लाइन द्वारा, और ये तब बनाते जब प्रकाश की किरणें जहां जाने की संभावनाएं नहीं होती हैं। यहां तो खूब आराम से आएगी ना, तो इसमें संभावना की क्या बात है, सीधी सी बात है, कौन सा बनेगा, वास्तविक। तीन नेचर हो गए, आप इसको नोट कर लें, मैं साइड में हट रहा हूं, स्क्रीनशॉट वगैरह कर लें, आगे चलें, ठीक है। अब देखा जाए, कुछ चीजों को मिटा दिया जाए, थोड़ा सा मिटा देंगे, ठीक है। ये है F1, ये मुख्य अक्ष है, स्थिति को भी थोड़ी सी चेंज कर दीजिए, स्थिति को क्या कर दिया जाए, जब वस्तु केंद्र पर हो, जब वस्तु को कहां कर दिया जाए, केंद्र पर, ठीक है। जो भी स्थिति बनेगी आपको समझना पड़ेगा। एक आदमी है, इसको ऐसे केंद्र पर इसको बैठा देते हैं, एक लाइन इस पे, फोकस से वापस, ये बीच में, ठीक, ये कहां, अरे कहां पे काटा है, केंद्र पे,
यही ना। तो जब वस्तु केंद्र पे होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, केंद्र पे ही बनेगा। लेकिन याद रहे कि जब दोनों इधर से और इधर से दोनों का झुकाव क्या हो, बराबर हो, दोनों की त्रिज्याएं क्या हो, बराबर हो। ठीक। अब कहेंगे जब बराबर नहीं होगा तब, अभी आपके हाई स्कूल में बराबर की कंडीशन है, ठीक है। जब 12th में जाओगे तो बराबर न होने की भी कंडीशन आएगी, यही ना। तो अभी आपके जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे तो हमेशा बराबर दोनों त्रिज्याओं, यानी इसका झुकाव दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। तो ऐसी कंडीशन में हमेशा सेंटर पे रखे हो तो सेंटर पे ही बनेगा। प्रकृति, किसकी प्रकृति, अच्छा पूरा लिख दे अब। प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, पहली कंडीशन है ना, क्या है, उल्टा। दूसरा, जब केंद्र का केंद्र पे बनेगा तो बराबर। तीसरा, वास्तविक। पास में आ गई, देख के ही बता दोगे आप लोग इसमें करना ही क्या है ना। ठीक है, हो गया। आप इसकी स्क्रीन शॉट वगैरह ले लें, आगे चलते हैं, देखा जाए। मैं इसको कुछ चीजें मिटा दूं। ठीक है, अब अगला जो बनेगा वो दूसरे हिसाब से बनेगा। आगे देखिए, आगे देखिएगा। हो गया। ठीक, अब की कहाँ रखा जाए, सेंटर पे भी हमने रख के देख लिया। लिखेंगे, जब ये तीसरी पॉइंट है, जब वस्तु सी और एफ के बीच हो, यही ना। बनाइए बेचारे को, फलाने को, F1 उल्टा हो गया, ढंग से लाइन सीधी नहीं हो पाई। अब देखिएगा, ठीक है। क्योंकि जब आप स्केल से बनाओगे ना तो खूब बढ़िया इमेज ड्रा होगी, लेकिन ये जो भी बनेगा ना यहाँ से, और ये तो पेन, यही ना। ये मान के चलिए सी और एफ के बीच में ही बनेगा, है ना। ठीक, बना लीजिएगा। अब देखते हैं, अच्छा इसकी भी प्रकृति क्या होगी, छोटा होगा, उल्टा होगा, वास्तविक होगा। आगे देखते हैं, अब बहुत ज्यादा इसमें नहीं डिस्कस करेंगे, एक आक और छोटा छोटा है बता के बाकी न्यूमेरिकल पे फोकस करते हैं। हाँ, ये एक बात हमेशा याद रखना कि जब इसको आप स्केल से बनाओगे ना बहुत बढ़िया बनेगा। कभी कभी हम लोगों की स्केल से नहीं बनाते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। फोकस पे रख दीजिए, कहाँ जाएगा, फोकस पे, ओ। ठीक, ये कहीं मिलने के चांसेस है, कहीं नहीं। अरे एक चीज तो मैं नहीं किया हूं, जब वस्तु ओहो एफ पर हो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब की प्रकृति, खूब ध्यान से पढ़ो।
पहला उल्टा, कहोगे क्यों? जब भी बनेगा तो नीचे वो बनेगा, कहीं बनेगा। कैसा? ओह, ये तो बड़ा गड़बड़ हो जा रहा है। दूसरा उल्टा, और क्या बनेगा? बड़ा भी बनेगा, पता नहीं कितना बड़ा बनेगा। फिर कैसा? वास्तविक, यही ना? अच्छा, एक बात हमेशा याद रख लो, सीधी सी बात है, फोकस पे जब रखा जाता है तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनता है? फोकस पे बनता है, ठीक है। अगर कभी फिगर हमारी लाइन टेढ़ी हो जाती थी, इधर उधर हो सकता है, लेकिन बनेगा वहीं पे, ठीक है। और आपकी बुक में दिया भी होगा, आप उसे मिला लीजिएगा कब कहाँ रखने पर कहाँ बनता है। लेकिन अगर आप लाइन को एकदम स्केल से बनाओगे ना, इस तरह से, एकदम आपका एक्यूरेट वैल्यू आएगी कि कब कहाँ बनेगा। चलिए आगे देखते हैं। अब एक आंख नेचर और है, एक बार यार, इसको मुझे लगता है कि वास्तविक बेकाक्ष बना दिया जाए इसको, ये आभासी भी। चलिए आइए, ठीक है, इस चीज को F1 है, फोकस पे रख लिए। जब वस्तु F और O के बीच हो, यही ना? ये तो राइटिंग ही ना पढ़ पाओगे। F के बीच में बड़ा समस्या हो जा रहा है। F और O के मध्य हो, ये सही रहेगा। मिलाओ भैया को, यहां से यहां F1 ये फैलती चली जा रही है, तो हम जबरदस्ती इधर मिलाएंगे ऐसे, यही ना? क्योंकि प्रकाश की एक मिनट, कहां से कैंसिल हो गया यार, इतना मेहनत से बनाए थे। यहाँ है, ठीक है, ऑटोमेटिक चला जा रहा है, पता नहीं क्यों। सोचो अब ये जो बनेगा ना, वो छोटा बड़ा बनेगा, कैसा बनेगा? पहला बड़ा बनेगा, कैसा बनेगा? वास्तविक क्या आभासी? और दूसरी बात, सीधा भी बना दीजिए इसको, और कैसा? वास्तविक क्या आभासी? आभासी। अब इसको कहेंगे क्यों आभासी भाई? प्रकाश की किरणें जा रही हैं इधर, हम इसको डार्ट लाइन से मन बढ़ाई से मिलाए, इधर कल्पना करके मिलाए, क्योंकि हमको पता था इधर मिलने के कोई चांसेस नहीं है इसके। जब इधर नहीं मिलेगा तो हम मन बढ़ाई से इधर मिला देते, जिधर हमारा बनता है। देखो इसमें होता क्या है कि हमको मिलाना ही मिलाना है, ठीक। अगर जिधर मिलने की चांसेस लगे तो मिला दो, और नहीं मिलाने के अगर चांसेस बनते हैं तो डार्ट लाइन से काल्पनिक रेखाएं खींच करके मिला दो, ठीक। अगर जब दो रेखा पैरेलल भी होती हैं तब भी हम कहते हैं कि मिल जाएंगी, जबकि मैथमेटिक्स कहती पैरेलल रेखाएं कभी नहीं मिलती हैं। लेकिन फिर भी विवर्तन का एक नियम होता है, उसके हिसाब से हम कह देते हैं कि आगे चल के कहीं ना कहीं मिल जाएंगी, मिल जाने दो। तो कहां मिलेंगी? बहुत दूर, कहां? अनंत पे, ये ना? तो इसमें क्या, इधर तो कोई मिलने के चांसेस है नहीं, फैलती चली जा रही, तो हम पीछे मिला के बना देंगे, कहेंगे भैया बन गया हमारा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है, ठीक है,
देखें, इसको नोट कर लीजिए, मैं देखूं कुछ और छूटा नहीं ना आप लोगों के लिए। बस परावर्तन का बस यही खत्म हो गया। ठीक है, ये चीजें, ये चैप्टर आपका खत्म हो गया है। इसके बाद कई चीजें हैं। पहला, दर्पण का प्रयोग, लेंस का प्रयोग, यही ना, हम कब और क्यों करते हैं, बहुत चीजें हैं, इन सब का प्रयोग क्यों करें। अब जैसे कभी कभी पूछ देता है कि जो सैलून में जो मिरर लगा होता है वो कौन सा मिरर होता है, तो उसमें दो प्रकार के मिरर हो सकते हैं, या तो प्लेन लगाए, ठीक, या तो गोली लगाए, यही ना। तो एक ऐसा हमको लगाना होगा, ठीक, ये ना, कि जो हमारे चेहरे को क्या करे, बड़ा बना के दिखाए, यही ना। अगर मान लो छोटी छोटी दाढ़ी है, बाल है, तो भी भयंकर दिखेगा, भैया कटवा दो आज, बनवा लो, है ना। तो बड़ा दिखाना भी जरूरी होता है। अभी मैं अभिसारी लेंस की बात कर रहा था, लेंस की वो, हाँ लेंस, अपसारी, सॉरी, अपसारी, जो स्ट्रीट लाइटें होती हैं, स्ट्रीट जो देखे होंगे शहरों में जो लगी होती है ऊपर ऐसे, उनका काम क्या होता है कि क्या वो चाहते हैं कि सारे प्रकाश एक जगह आए या पूरा फैल जाए, फैल जाए। तो फैलाने वाला काम कौन करता है, अपसारी दर्पण करता है, और अभिसारी सॉरी अपसारी दर्पण और अपसारी लेंस। और अपसारी लेंस किसको कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी कहते हैं, और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। तो जो स्ट्रीट लाइटें होती है ना दोनों, अच्छा एक चीज समझ लो, अवतल लेंस, अपसारी लेंस, उत्तल दर्पण, अपसारी दर्पण, ठीक, यानी ये दोनों पसारने फैलाने का काम करते हैं, ठीक। तो जब स्ट्रीट लाइटें जो लगाई जाती, स्ट्रीट लाइटें शहरों में, ये ना, अब सोचो कि वो हम चाहते कि प्रकाश पूरा फैल के रहे, पूरा रोड दिखे, तो हमें फैलाना है, तो अपसारी का प्रयोग करना है, ठीक है। तो अपसारी का कौन लगाएंगे भाई, एक तो स्ट्रीट लाइटों के जो लाइट होता है ना, ये होल्डर टाइप का, इसमें इसके पीछे एक चमकदार ऐसे लगा होता है, और बीच में बल्ब लगा होता है, उसके ऊपर एक लेंस लगा होता है। तो ये जो ये वाला है ना, जो जिसको कटोरी कहते हैं, ये किस कौन सा होता है यार, ये कैंसिल ऑटोमेटिक क्यों चला जा रहा है, ठीक है, ये कौन सा होगा, फैलाने वाला। तो इसमें अपसारी दर्पण भी लगा होता है और अपसारी लेंस भी लगा होता है, जिसकी वजह से वो पूरा प्रकाश की किरण क्या हो जाता है, फैल जाता है। बात में आ गई। इसी का उल्टा चलते हैं मोटरसाइकिल में, या चाहे जो हैंड टार्च होता है, ये ना, मोटरसाइकिल की जो लाइटें होती हैं, व्हीकल लाइटें जो होती है सामने लगी होती हैं, जैसे आपकी कोई भी बाइक है उसमें आगे लगा होगा, तो आप क्या चाहते हैं, पूरा प्रकाश वहीं फैल जाए, नहीं, हम चाहते हैं कि सब बटूर के दूर तक जाए, और जब दूर तक जाएगा तो उसे कहेंगे कौन सा लगाएंगे, अभिसारी, यही ना। अभिसारी किसे कहते हैं, अभिसारी लेंस, यानी कि उत्तल लेंस और अभिसारी दर्पण, अभिसारी दर्पण माने कौन, अवतल अवतल दर्पण। बात समझ आ गई। अब ये दोनों बटोरने का काम करता है, दोनों, ठीक। जब दोनों बटोरने का काम करेगा तो इसमें कौन लगाएंगे, किसको लगाना चाहिए हमें, मोटरसाइकिल की जो लाइटें होती है इसमें दोनों को लगा दीजिए। जो पीछे चमकीला वाला हिस्सा होता है, जो पहले तो वो सारी प्रकाश की किरणों को बटोर के फेंकता है, और जो बच जाता है
वो कौन कर देता है? लेंस। जो आगे शीशा लगा होता है वो, यानी कि सारे के सारे मिलकर सबको बटोर के दूर तक प्रकाश की किरणों को लेके जाते हैं। सेम प्रोसीजर किसमें होता है? लाइटों में, यही ना। हैंड टार्च जो होते हैं उसमें भी होता है, यही ना। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, ये आप नोट कर लें। अब जो अगला है एनसीईआरटी के जितने भी आपके क्वेश्चन हैं मैं पूरी बुक ही सॉल्व करा दूंगा कल, ठीक है। कल का लेक्चर पूरी बुक, पहला चैप्टर, ठीक है। अच्छा, दर्पण का एक फार्मूला है, उसको मैं थोड़ा सा यहीं कहिए तो बता दूं। दर्पण का कह रहे हैं, लेंस का जो सूत्र होता है, दर्पण का तो मैंने डेरिवेशन कराया ही है। आप लोगों के सिलेबस में लेंस का डेरिवेशन नहीं है, कराने के लिए ऐसा नहीं करा देंगे, क्योंकि आपके लिए बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। तो बड़ा चीज़ आप लोग थोड़ा सा ठीक नहीं है, कंफ्यूज होंगे। तो 1/f इज इक्वल टू होता है 1/v और -1/u, ठीक है। इस पे हम लोग कल न्यूमेरिकल लगाएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये आज का लेक्चर यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं। पूरा आपका चैप्टर खत्म हो गया है, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें हैं एनसीईआरटी की बुक उठाएंगे, उसका जितना भी एक्सरसाइज है सब आपको यहीं पे हल करा देंगे, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन है वो भी हल करा देंगे, कुछ ऐसे थ्योरेटिकल है जो बताने लायक है वो भी मैं आपको बता के खत्म कर दूंगा कि ये चीज क्या है, ठीक है। कुछ यूज है, एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, यानी कि मिरर और लेंस के क्या है यूज हैं, उनको भी मैं बता दूंगा कि ये कब और कहाँ कैसे यूज किए जाते हैं, ठीक है। यूज मैं इसीलिए इधर छोड़ दिया हूं कि मैं देखना चाहता था कि आपके लेवल, आपकी बुक के लेवल में कहाँ तक लेके गया है। जहां तक की भी लेके जाएगा उससे मैं आपको कम से कम डबल बताऊंगा, ठीक है। तो आप यहाँ का आज लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में। कल सिर्फ एक्सरसाइज, परसों से नया चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है बेटा, ठीक है। मिलते हैं कल आप लोगों से।